हेलो दोस्त, मैं आपका भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसमें जो है आज मैं जो हूँ वो वर्ग 8 की मीन्स वर्ग जो है 8 का यहाँ पे साइंस का जो क्वेश्चन है, विज्ञान का जो है एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि मॉडल पेपर है। ईयर जो है यहाँ पे 2023-24 का, इसका मैं मॉडल सेट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें से जो है टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। तो आप जो है शुरू से अंत तक इन 50 प्रश्नों को देखिए, और एक एक प्रश्न जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपके जो 50 मार्क्स होना चाहिए साइंस में, वो 50 के 50 जो है आपको मिल जाएंगे। समझिए, आपको 50 से 50 मार्क्स अगर लाना है तो यहाँ पे जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक भी बार जो है स्किप मत करिए। चलिए देखते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी जिनकी जिसकी संरचना उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में ही उत्तक दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। एक कोशिकीय जीव के बारे में बोला है, तो एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक कोशिकीय जीव जो है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी में ही दिया हुआ है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन में ए में कोशिका कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अधातु कौन सी है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन में जो है वो अधातु है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, यहाँ पे जो है वो इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है जो अधातु है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे यहाँ पे जो है वो देखेंगे, सल्फर भी अधातु है, और यहाँ पे कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ये तीनों जो है अधातु है। और ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन में जो है सभी दिया हुआ है, तो यह जो है वो सभी जो है अधातु है। चलिए, अधातु में से सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑप्शन सी डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, पटाखों में, उर्वरक में, अच्छा खाना बनाने वाले बर्तन में, सभी में। तो यहाँ पे जो है धातुओं का प्रयोग बोला है, तो धातुओं का जो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी में खाना बनाने के बर्तन में, और यहाँ पे लिखा है डी में सभी में। तो ये सभी में होता है ना, उर्वरक में भी होता है, खाना बनाने के बर्तन में भी होता है, और ऑप्शन ए में जो लिखा है पटाखों में, इसमें भी होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है, मतलब जिसमें करंट पास कर सकता है। तो कौन सी धातु है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पे सी लिखा हुआ ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही अप्रूफ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए नमक का भी प्रयोग करते हैं,
खाद्य तेल का भी प्रयोग करते हैं, चीनी का भी प्रयोग करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? भिंडी की पीत, जो भिंडी में होने वाला बीमारी है, वो किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है विषाणु, मीन्स वायरस, VIRUS, इसको विषाणु बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वायरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है वो देखते हैं क्या है। लिखा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में, विद्युत लेपन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो कौन सा घोल है जो विद्युत का कुचालक होता है? तो आसूत जल, जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो इसका जो पीएच होता है, पीएच जानते होंगे आप, पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है और इसमें जो है करंट पास नहीं करता, ये कुचालक होता है विद्युत का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत अपघटन में किसका उपयोग होता है, या फिर विद्युत अपघटन का उपयोग होता है? तो विद्युत अपघटन का उपयोग जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑप्शन में डी नंबर सभी होगा। धातुओं के निष्कर्षण में भी विद्युत का उपयोग होता है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। तो ये सभी में होता है, ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन को स्क्रॉल अप कर लिए थोड़ा। लिखा है, निम्न में जीवों में जनन की अलैंगिक विधि है। जीवों में जलन की अलैंगिक विधि जो है वो इनमें से कौन सी विधि जो है जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए ही लिखा हुआ है, निषेचन अलैंगिक जनन की विधि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है वो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला में लिखा है मछली, दूसरा में लिखा है स्टारफिश, तीसरा में लिखा है मेढक और ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं सभी। तो ये सभी में जो है वो यहाँ पे क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो होता है यहाँ पे ऑप्शन में दिया युग्मनज, तो युग्मनज बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो दो सतहों में संपर्क के कारण जो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल लगता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? 17 नंबर है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को या फिर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे सी में दिया हुआ है दाब, क्योंकि दाब इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर देखिए यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है और ये बल, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित
बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब जो हमारे बॉडी से टच होकर ये काम होता है वह कौन सा बल है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे 18 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशीय बल जिसको बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो सूर्य जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा यहाँ पे ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन देखने पे पता चलेगा प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी जो है वो सभी जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अवशेष से बना हुआ ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी पदार्थ के दहन के लिए अगर देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है हमारा दहनशील पदार्थ ये भी आवश्यक है, ज्वलन ताप ये भी आवश्यक है, ऑक्सीजन तो आवश्यक है ही। तो इसमें से सभी जो है ये आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, जनन परिपक्वता आती है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? कैसे परिवर्तन आते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे वह काल बताना है, वह अवधि को क्या कहते हैं? ये देखेंगे किशोरावस्था, इस अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है ऑप्शन नंबर जो बी है एड्रीनेलिन, तो इसका राइट आंसर एड्रीनेलिन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए जो यहाँ पे है वो पिता की उत्तरदायित्व बनती है, क्योंकि यहाँ पे माता में जो होता है XX का गुणसूत्र पाया जाता है और पिता में XY का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होता है ये माता का होता है गुणसूत्र और ये जो होता है पिता का होता है। ध्यान देंगे अगर यहाँ से X और यहाँ से भी X आएगा तो ये जो होगा वो लड़की होगी, और यहाँ से X और यहाँ से अगर Y आएगा तो ये लड़का होगा। तो यहाँ फाइनली जो है वो पिता का जो गुणसूत्र है वो जो होता है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण हम ऐसे जानते हैं कि अगर मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि मेरा क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि ये मेरा मान लेते हैं कि क्या है दर्पण है। तो यहाँ पे क्या होता है आपतित किरणें, ये होता है परावर्तित किरणें और उसके बीच डाला गया अभिलंब होता है ये। अगर आपतन कोण, इसको आपतन कोण बोलते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होता है 30 डिग्री ही होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कोण आई जो होता है वो इक्वल होता है किसके, आर के, आपतन कोण, आई से आपतन कोण और आर से परावर्तन कोण। तो कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर और दोनों बराबर है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बराबर 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपतन कोण 30 डिग्री दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है
वो किस तरीके का होता है? आभासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें से उसको जो है पेरिस्कोप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर लिखा है काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है थ्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थ्रेसिंग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 29। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे सी, तो 14% से कम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर पे पहुँच गए हम लोग। लिखा हुआ है किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे जो है वो केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 क्या लिखा हुआ है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है 32 नंबर निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो किस ग्रह का सबसे द्रव्यमान अधिक होता है? तो बृहस्पति ग्रह का जो है वो द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर घर्षण हमेशा हानिकारक है लाभदायक है? आरोपित बल के दिशा में कार्य करता है, आरोपित बल के विरोध में कार्य करता है? मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरोपित बल के विरोध में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है क्या? घर्षण निर्भर करता है। घर्षण जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दोनों पर निर्भर करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ की प्रकृति मतलब जो सरफेस है वो कैसा है? अगर ज़्यादा रफ होगा, ज़्यादा खुरदरा होगा तो घर्षण अधिक होगा। अगर स्मूथ होगा, प्लेन होगा तो घर्षण कम होगा। तो पृष्ठ के प्रकृति पर तो निर्भर करता ही है। दूसरा वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे घर्षण बढ़ाने के तरीका निम्न में से कौन है? तो घर्षण बढ़ाने के तरीकों में से देखेंगे तो सतह रुखड़ा करना ये जो है घर्षण बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 को एडजस्ट कर लेते हैं। 37 नंबर देख लेते हैं क्या है। लिखा है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो नाइलॉन जो होगा ये संश्लेषित रेशा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में 4R नहीं है। कौन जो है 4R में से नहीं आता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन जो है यहाँ पे डी नंबर को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा कट गया था, हम एडजस्ट कर लिए क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर डी है जो रिमूव, ये जो है ये नहीं आता 4R में से। बाकी ये 3 आता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना, ये होता है इसका, बाकी ये नहीं होता। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा है। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे 39 का, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है नाइलॉन। ये पिघलती है बट जलती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हर्ट्ज जो होता है, इसका जो होता है वो मात्रक होता है HZ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HZ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन करने में जो समय लगता है उसको जो है आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ चलिए आते हैं। लिखा है ध्वनि संचरण हो सकती है। तो ध्वनि संचरण के लिए हमें जो है वो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में जो है वो ध्वनि संचरण हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। लिखा हुआ है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए जो है वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 45 पे पहुंच गए हैं। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन 45 एक बार देख लेते हैं एडजस्ट करके। यहाँ पे देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स चार्ज जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये 2 प्रकार के ही चार्ज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन 46 यहाँ पे देख लेते हैं एडजस्ट करके। हाँ चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 लिखा है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो फैला हुआ सूक्ष्म ठोस या तरल जो कण होते हैं, कण के बादल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे 46 का आंसर यहाँ पे एरोसोल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 47 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ 47 वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है 21% है। तो ये इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का बात करेंगे तो लिखा हुआ है वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है? तो वनोन्मूलन का जो है अस्थाई हल वो जंतु संरक्षण है। वनोन्मूलन का क्या है? जंतु संरक्षण है ना। वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है? जंतु संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। 49 नंबर लिखा है काला सोना किसे कहा जाता है? तो सब लोग ये जानते होंगे कि काला सोना जो है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि काला सोना जो है वो ऑप्शन नंबर में देखेंगे ऑप्शन ए, यहाँ पे काला सोना जो है वो किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 49 जो है यहाँ पे लिखा है काला सोना किसे कहा जाता है। तो एक मिनट थोड़ा ध्यान, ये देखिए काला सोना, एक मिनट क्वेश्चन को नीचे करते हैं। यहाँ पे जो है काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोयला नहीं, यहाँ पे पेट्रोलियम ही अप्रोप्रिएट होगा। पेट्रोलियम को ही टिक कीजिए, वही जो है अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। यहाँ पे जो है कोयला भी हो सकता था बट यहाँ पे और भी ऑप्शन ऐसा नहीं है इस तरीके से, लेकिन पेट्रोलियम जो है अप्रोप्रिएट, तो पेट्रोलियम ही होगा। गूगल पे सर्च करने पे आपका कोयला भी आएगा,
पेट्रोलियम भी आएगा, काली मिर्च भी आएगा, ये सब सारा आता है, लेकिन पेट्रोलियम ही अप्रोप्रिएट होगा, तो पेट्रोलियम को टिक करना बेहतर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 50, लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है। बाकी जल हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन है। चलिए दोस्त, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो टोटल है वो 50 प्रश्नों को देख लिए। 50 प्रश्नों को जो हम इस तरीके से देखें कि समझिए कि आपका, अगर आप सही से शुरू से अंत तक अगर इस 50 प्रश्नों को देखे होंगे तो आपको जो है वो इतना पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको साइंस में 50 में से 50 लाना है तो आपको जो है ये वीडियो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये जितना वीडियो हम एक एक करके बनाते जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे बगैर आपको एग्ज़ाम में जाना ही नहीं चाहिए। आप समझ लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो है आप अगर शुरू से अंत तक ये वीडियो देखते होंगे तो यहाँ पे पता चलता होगा कि बहुत सारा जो कंसेप्ट है मैं बीच बीच में बताता जाता हूँ जो कि इससे रिलेटेड होता है, और बाकी अगले आने वाले जो सीरीज होंगे वह भी जो है उसमें मदद करता है। दोस्त हम देख रहे हो यहाँ पे कि हम अपने चैनल पे जो है वो एक से एक वीडियो लाते जा रहे हैं जो कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इतना है कि कह नहीं सकते। इसलिए इसमें से प्रत्येक जो है क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो में हमेशा बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए यहाँ पे, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए वीडियो को देर नहीं करना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।